हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निबंध लेखन। निबंध लेखन जब छोटे थे तब से ही शुरू कर दिया था लिखना, और सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग निबंध लिखते थे। सबसे पहले हमने शायद गाय पर निबंध लिखना सीखा था कि गाय पे 10 लाइनें लिखो, 5 लाइनें लिखो, तो वहाँ से हमारे निबंध की शुरुआत हुई। तो निबंध क्यों लिखवाया जाता है हिंदी में, इस पर कभी सोचा है आपने? तो निबंध इसलिए लिखवाया जाता है कि ताकि आपको जो टॉपिक दिया गया है उस पर आपकी कितनी जानकारी है और आप किस तरह शब्दों का चयन करके उसे बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हो। तो निबंध से आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, आपके लिखने के कौशल को पहचाना जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ दिया जाए, कोई टॉपिक दिया जाए, तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। आपने जो हिंदी में इतने सारे शब्दों को सीखा है उनको आप किस तरह से यूज़ करते हो, आप अपने विचार कैसे रख रहे हो, आपके विचार कैसे हैं, वो सारी चीज़ें निबंध से पता चलती है। यानी निबंध आपका व्यक्तित्व बताता है। तो निबंध हम लिखते हैं और हम सभी को लिखना आता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है कि हाँ भाई निबंध बहुत टफ चीज़ है, लेकिन निबंध को कितना बेहतर कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक सीखने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को समझने वाला है कि समझना है अच्छा निबंध में हमको ये सारी चीज़ें भी अगर हम डालेंगे तो इससे हमारा निबंध और अच्छे से और बेहतर तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले निबंध होता क्या है उसको समझो। भाई निबंध जो है, जब हम हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ से ही निबंध निकल कर आया है कि गद्य की जो विधा होती है, यानी अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं गद्य में। गद्य में जब हम बात करते हैं तो कभी हम उसको एज अ एकांकी लेते हैं, यानी नाटक के तौर पर लेते हैं, कभी हम उसको कहानी के तौर पर लेते हैं, कभी हम उसको निबंध की तरह भी लेते हैं कि आपको जब चैप्टर्स मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है भाई ये एकांकी है, ये कहानी है, ये निबंध है। तो ये गद्य की ही एक क्या है, विधा है। तो निबंध, निबंध किससे बना है? नी और बंध से। यानी जब हम निरंतर किसी तरह से बंद होके, मतलब कि बंधा हुआ होता है, एक श्रृंखला में होता है, जो भी हम चीज लिख रहे हैं उसी को ही हम निबंध कहते हैं। तो जब निबंध का आपको टॉपिक मिलता है तो इसका मतलब क्या है, इसको निबंध इसलिए बोला जाता है कि जो आपको टॉपिक मिला है, जो आपको शीर्षक मिला है, उसी से रिलेटेड आप निरंतर उसी के बारे में बंधते हुए एक श्रृंखला में कुछ विचार प्रस्तुत करते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई निबंध की। अब निबंध में क्या होता है, कुछ टाइप्स होते हैं, निबंध के कुछ टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स किस काम आते हैं हमको उससे पूछा नहीं जाता है कि कितने टाइप होते हैं, लेकिन हाँ जब हमको टॉपिक मिलेगा तो हम समझ पाएंगे ये किस तरह का निबंध है और हमें इसे किस तरह से लिखना है। तो पहला आता है आपका वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में क्या होता है? वर्णनात्मक यानी जब हम किसी चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब हो सकता है हम किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, हो सकता है हम किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, हो सकता है हम किसी त्योहार का वर्णन कर रहे हैं। तो वर्णनात्मक, जब आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हो तो वर्णन करोगे तो क्या बताओगे, भाई वो चीज ऐसी थी, फिर ऐसा हुआ, फिर उसके साथ ये चीज हुई। जैसे आप दिवाली को ले लो तो दिवाली का त्योहार कैसे कैसे मनाते हैं उस सभी के बारे में आप लिखते हो कि दिवाली का त्योहार में हम ये चीज करते हैं। फिर उसके बाद आप बताते हो कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उस दिन हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं, कब मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो। यानी आपको कोई चीज पता है, आप उसके बारे में पूरी चीजें बता रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है विचारात्मक। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो टॉपिक होगा ना उससे रिलेटेड आपको जो उसके सब पॉइंट बनाने होते हैं, जो पॉइंट्स बनाने होते हैं, वो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स, ये वाले जो प्रकार है ये हेल्प करेंगे। अब मान लो क्या है विचारात्मक, तो विचारात्मक कैसे होंगे, जिनमें आपको विचार करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाता है कि साइंस के बारे में या विज्ञान के लाभ बताइए कि विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, या आपको कहा जाए कि किसी के बारे में जैसे खेलों का महत्व बताइए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, विचार करके बता रहे हो कि भाई ये चीजें करनी चाहिए। या सोशल इश्यूज कुछ होते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है उस पर बताइए, या फिर आ जाता है कि किसी दुर्घटना के बारे में है उसके बारे में बताइए। तो जब आप विचार करके कोई चीज सोच के बोल रहे हो, वर्णनात्मक में आपको कुछ चीजें पहले से पता थी, आप उनका वर्णन करके बता रहे हो कि ये चीजें हैं। विचारात्मक में ऐसे टॉपिक आएंगे जो सोशल इशू से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको विचार करके बताना होगा कि भाई इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए।
तीसरा टाइप होता है आपका विवरणात्मक, जिसमें आप विवरण करते हैं किसी चीज का, डिस्क्रिप्टिव यानी डिटेल में कोई चीज आप बताते हैं, उसका विवरण बता रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे विवरणात्मक। एक होते हैं भावात्मक। भावात्मक में क्या होता है, जिसमें इमोशन से रिलेटेड होते हैं, जो आपके नैतिक गुणों से संबंधित होते हैं। जैसे मान लो आपको परोपकार के संबंध में दे दिया जाता है, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स किसके लिए होते हैं, ये सारे टाइप्स होते हैं निबंध के। तो ये हो गया निबंध का बात। अब बात करते हैं निबंध में कुछ और पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स किस लिए होते हैं, जिससे हम निबंध को अच्छे से भी लिख पाएं और निबंध में जो हमको पॉइंट्स डालने होते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो पहली चीज हम निबंध के अंग को समझते हैं। तो निबंध के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से। पहला आता है भूमिका, या जिसको आप परिचय भी कह सकते हो, या जिसको आप प्रस्तावना भी कह सकते हो, ठीक है। क्या काम होता है इसका, क्या लिखना होता है इसमें हमको, तो इसकी शुरुआत आपको ऐसे करनी होती है, यानी कि आप एक भूमिका बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दीपावली मिल गया, ठीक है, दीपावली आपको टॉपिक मिल गया और कहा जाता है इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि प्रस्तावना डालना है, फिर ये चीजें डालनी है, लेकिन प्रस्तावना में लिखना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना यानी कि भूमिका, यानी आप क्या बना रहे हो, बेस बना रहे हो। तो बेस बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, इसके अंदर क्या क्या चीजें डालनी है, वो चीजें आपको डालनी है कि सबसे पहले आप दीपावली के बारे में बताओगे कि दीपावली है क्या, ठीक है। तो भूमिका में सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक मिला है उस टॉपिक के बारे में बताओगे। जैसे मान लो निरक्षरता आता है, ठीक है, तो निरक्षरता होता क्या है, पहले आपको उसको समझाना है कि निरक्षरता जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको निरक्षर कहा जाता है और इसी को ही हम निरक्षरता कहते हैं। तो पहली चीज आप उसको एक्सप्लेन करोगे प्रस्तावना में कि ये है क्या। उसके बाद आप उसके बारे में बताओगे कि ये चीज क्रिएट कहाँ से हुई है। जैसे दीपावली, तो दीपावली कहाँ से आया है, भाई हमारे जो भारत है उसका एक त्योहार है, सबसे ज़्यादा त्योहार माना जाता है उसके बारे में। तो आप उसमें क्या ऐड करोगे कि भाई ये कहाँ पर मनाया जाता है, या निरक्षरता है तो उसको निरक्षरता कहाँ से उत्पन्न हुई है, कैसे पता चला आपको निरक्षरता है। तो ये भारत के आंकड़ों से हमें पता चला कि कुछ व्यक्ति जो हैं इस तरह से निरक्षर है, इतना परसेंट। अगर आपको परसेंटेज पता है उसका तो आप परसेंटेज डालें, अगर नहीं पता है तो गलत नहीं डालें, जो करेक्ट समझ में आता है, पता है आपको, वही डालें, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डालें। तो प्रस्तावना में आपको बेस डालना होता है जिससे टॉपिक की शुरुआत हो। सीधा टॉपिक पे नहीं आना कि अच्छा दीपावली जो है दीपों का त्योहार होता है, इसमें ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं। पहले आपको दीपावली के बारे में बताना कि दीपावली है क्या, कहाँ मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना में डालनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विस्तार। विस्तार जिसमें आपको विषय विस्तार, अब आप इसको विस्तार भी कह सकते हो या इसको आप विषय विस्तार भी कह सकते हो। इस विषय विस्तार में क्या करना होता है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया था ना उसके आपको 2 से 3 पॉइंट बनाने होते हैं। जैसे आप दीपावली को ले लो, तो दीपावली के बाद आप बताओगे कि दीपावली कब मनाया जाता है, तो पहला पॉइंट, क्यों मनाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप डाल रहे हो तो वो पॉइंट्स में डालोगे। विषय विस्तार में आप क्या बनाओगे, 2 से 3 पॉइंट बनाओगे, 2 से 3 डाल सकते हो। तो 2 से 3 पॉइंट आप डालेंगे कि किस किस के बारे में। अब सबसे अच्छी चीज क्या है, आजकल पेपर में आपको पॉइंट्स खुद से ही बना के दे देते हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना दे देंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक होगा उससे 2 से 3 आपको पॉइंट दिए जाएंगे, लास्ट में आपको उपसंहार दिया जाएगा या निष्कर्ष भी दिया जा सकता है। तो बस आपको पॉइंट्स देखने, सोचना भी नहीं है कि क्या लिखना है, पॉइंट्स दिए हुए आपको, बस उससे रिलेटेड आपको डिटेल भरनी होगी, ठीक है। तो अब जितने भी पेपर्स देखे गए हैं उनमें आपको सब पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली कर लोगे। विषय विस्तार में आप उस विषय से रिलेटेड 2 से 3 पॉइंट लोगे और उसके बारे में आप डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आता है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, उपसंहार में लिखना क्या होता है। तो उपसंहार में आपको लास्ट में कंक्लूजन जो होता है ना वो लिखना होता है। अब वो कंक्लूजन कहाँ से लेके आओगे, तो कंक्लूजन जो जितने भी आपने इससे ऊपर के जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना उन सभी का आपको पॉइंट लेते हुए कहना होगा कि ये करना चाहिए, ठीक है। जैसे दीपावली का है तो दीपावली में अब पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, भाई दीपावली जो है इस दिन मनाया जाता है, फिर उसके बारे में हमने बताया कि क्या क्या करते हैं। तो
अब आपको दीपावली के उपसंहार के बारे में लिखना है, तो आप उसमें क्या लिखोगे कि हमें ये करना चाहिए, इस दिन हमको ये करते हैं। तो मतलब जितना भी आपने पॉइंट्स लिखा है ना, उन सभी का सारांश लेते हुए, उनकी समरी लिखते हुए आपको अपने उपसंहार को एंड करना होता है। तो उपसंहार में आपने जितने भी निबंध में पॉइंट्स लिए हैं, जितने भी निबंध में बातें ली हैं, उन बातों का छोटा 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 सारांश लेते हुए आपको उपसंहार में उसे ऐड करते हुए बताना चाहिए कि ये करना है, ये करना चाहिए। इस तरह से अपने उपसंहार को एंड करना चाहिए। अब मेन बात आती है कि भाई निबंध जो लिखना है उसमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें क्या होती हैं, वो कई बार हम गलत भी कर देते हैं, और अगर कोई गलत नहीं भी करे, इसको सिंपल लिख भी देते हैं, तो उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए कुछ आवश्यक बिंदु हैं जो यहां पर दे रखे हैं। सबसे पहला बिंदु क्या दिया हुआ है, शब्द सीमा का ध्यान। शब्द सीमा, आपको शब्द सीमा दे रखी होती है पेपर में, है ना, कि भाई 250 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। और हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बस शुरू हो जाते हैं लिखना कि चलो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको शब्दों की सीमा देखनी है। अगर मान लो लिखा है कि 250 शब्दों में कंप्लीट करना है, तो आप उसको 250 से 275, वैसे गिनने नहीं बैठेंगे हम। 250 मतलब क्या, अब जैसे मान लो 150 आता है, तो आपकी कॉपी 150 यानी कि आप 2 पेज से 2.25 पेज के बीच में उसको एंड कर दो। अगर 250 शब्द दे रखा है, तो आप उसको कॉपी के 3 पेज के अंदर अंदर उसे खत्म कर दो। 3 पेज बस, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3.25 कर दो, लेकिन 3 सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है टाइम। तो आपको शब्द सीमा की जो जानकारी है वो रखनी चाहिए कि शब्द सीमा कितनी है। मान लो लिखा हुआ है 250, आपने लिख दिया 150 तक का। अब 150 मतलब ऐसे शब्द नहीं गिनने बैठोगे, लेकिन अंदाजा लगाओगे भी 150 शब्द एक पेपर का हम काट पीट के मान ले कि 70 शब्द आ जाए, है ना, खुला खुला करके लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो 70, तो 70 अगर 70 कितना हो गया, 140। आप ज्यादा से ज्यादा 2.25 पेज करोगे बस। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, भाषा की शुद्धता। भाषा की शुद्धता मतलब कि आपको शब्दों का चयन जो है वो अच्छा वाला करना है, आपको गलत शब्द यूज नहीं करने हैं, आपको जो लठमार वाला लैंग्वेज होता है वो ट्राई करना है कि हमें अवॉइड करना है। साथ ही साथ शब्दों की शुद्धि भी रहनी चाहिए, यानी अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वर्तनी की दृष्टि से भी वो सही होना चाहिए, उसको सही से लिखना है। और भाषा की शुद्धता भी होनी चाहिए, यानी भाषा जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। जितना हो सके आप उसको अच्छे वर्ड्स के साथ यूज करते हुए लिखो। नेक्स्ट आता है विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत बहुत अच्छे से करना है आपको, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, लिख के सामने वाले को सारी बातें समझा रहे हो, तो इससे आपका व्यक्तित्व भी जांचा जाएगा। और व्यक्तित्व कैसे पता चलेगा, सामने वाला जो आप बात बोल रहे हो वो बात उसको वैसी की वैसी समझ में आए, इसके लिए हमको विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत अच्छे से और तरीके से समझ के करना है, जिससे हमारी बात जो है, जो भी एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए। मौलिकता। मौलिकता मतलब क्या होता है, मौलिकता मतलब होता है फैक्ट्स, यानी कि बेस। आप जो बात कह रहे हो उसमें सच्चाई हो, ऐसा नहीं है आप कुछ भी कैसी भी बात डाल दो। कि मान लो आपको कोई टॉपिक दिया गया है या निरक्षरता के बारे में दिया गया है, और उसमें आपको कहा जाता है या खेलों के बारे में कहा गया है कि खेल से क्या लाभ होते हैं, और आप उसमें कोई चीज लिख रहे हो, लेकिन वो बेस मतलब जो आप बात लिख रहे हो उसके पॉइंट्स सही नहीं है, आपके टॉपिक से रिलेटेड वो पॉइंट्स जो हैं आप सही नहीं डाल रहे हो, या निरक्षरता में आप कुछ आंकड़े डाल रहे हो, या आप देश अपना जो खेल है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ नंबर्स लिखने हो, या कुछ ईयर्स के बारे में या किसी अवार्ड के बारे में लिख रहे हो, तो वो बिल्कुल बेसिक होना चाहिए, मतलब उसमें सत्यता होनी चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है, अगर वो रियलिटी है तो ही लिखना है, अदरवाइज उसको अवॉइड करना है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे निबंध में मुझे ऐसी कोई बात नहीं पता है, या आपको थोड़ा 50-50 है, तो उसको अवॉइड कर देना। आप वही चीज लिखो जो सही है, ठीक है। गलत लिखने से अच्छा है जो सही है वही लिखो, चाहे फिर वो सिंपल ही हो, लेकिन गलत चीज नहीं लिखनी है। नेक्स्ट आता है विषय के अनावश्यक विस्तार से बचें। अनावश्यक विस्तार मतलब कि आपको जो पॉइंट मिला है आपको वो पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब उस पॉइंट में अगर आप एक्स्ट्रा में उससे लिखते जा रहे हो, जब पता है कि भाई पूछा गया है कि
कोई भी टॉपिक की खेलों से क्या लाभ होता है। अब आपने बता दिया कि भाई स्फूर्ति होती है, हम एक्टिव रहते हैं, हमारा माइंड जो है वो क्रिएटिव होता है, हम आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिख दी, ऐड कर दिया। लेकिन अब आप उसमें फालतू का और चीज़ ऐड करते जा रहे हो, एक ही चीज़ को दो दो तीन तीन तरीके से रिपीट कर करके लिख रहे हो, तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है। बिल्कुल सटीक लिखना है आपको। अगर किसी पॉइंट से रिलेटेड 4 लाइनें आती हैं तो आप 4 लाइनें ही लिखो, बार बार उसे रिपीट मत करो, उसको बड़ा बनाने की कोशिश मत करो। इससे आपका निबंध जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग जाएगा और फिर एग्जामिनर को दिखेगा अरे ये तो बार बार इसी एक ही बात को रिपीट करता जा रहा है। तो आपको रिपीट नहीं करना है, आपको शब्दों का चयन अच्छा वाला लेना है और जितना आता है उतना लिखना है, उसको बार बार विस्तार नहीं करना है। नेक्स्ट है किसी सूक्ति, उदाहरण, सुभाषित या काव्य पंक्ति का प्रयोग। क्या कह रहे हैं ये कहते हैं कि जब आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध लिखते समय अगर आपको कोई सूक्ति यानी कोई भी, अगर आपको श्लोक, कोई भी कविता की को 2 लाइनें, कोई भी उदाहरण, कोई भी आपको कहावत, ऐसा कुछ भी अगर आपको समझ में आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, या किसी गाने की 2 लाइनें अगर आपको लगता है कि ये इसमें आ सकती है, इसमें सही लगेगी, गाना ऐसा नहीं कि प्रेम व्रेम वाला, ऐसा कुछ नहीं, कि हाँ अगर आपको लगता है कि ये इससे मैच हो रहा है, या आप कुछ अपना कोट जो है लग रहा है कि हाँ इसमें मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो वो चीज़ आपको प्रस्तावना से जस्ट पहले आपको लिखनी है। जैसे मान लो प्रस्तावना लिखोगे तो प्रस्तावना लिखते ही आपको इन्वर्टेड कॉमा में वो सूक्ति या वो जो श्लोक है या कोई भी चीज़ अगर आपको याद है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लगता है कि ये इससे मैच कर रही है, तो वो अगर आप लिखोगे तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को समझ में आता है कि इसको निबंध लिखने की कितनी अच्छी जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट विचारों की क्रमबद्धता। विचारों की क्रमबद्धता मतलब कि आप जो सोच रहे हो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मान लो दीपावली का निबंध लेते थे ना, तो दीपावली में अगर आप लिख रहे हो कि दीपावली में हम क्या क्या करते हैं, तो आपने पहले बताया कि भाई दीपावली क्यों मनाई जाती है, फिर उससे रिलेटेड आप लिखते हैं कि भाई घर में सफाई करते हैं, ठीक है, फिर है ना पूरे घर को साफ रखते हैं, पेंट करवाते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे जलाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप इन सब चीज़ों को लिखोगे। लेकिन आपने क्या कर दिया, निबंध में आपने पहले लगा दिए फटाके, फिर लगा दी आपने मिठाई, फिर लगा दी आपने सफाई। तो क्या हो गया, ये विचारों की क्रमबद्धता नहीं है। यानी जिस तरह से कोई चीज़ हो रही है उसको उसी तरीके से सीक्वेंस में लिखना है, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, हमारा निबंध जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा लिखना, क्योंकि सामने वाले को हम जो बताना चाहते हैं वो उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो ये काम आपको करना है कि जो विचारों की क्रमबद्धता है वो कंटिन्यूसली रहनी चाहिए, कि भाई विचार क्या क्या आते हैं, पहले क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सभी को लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप दीपावली लिख रहे हो तो उसमें कोई और चीज़ ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता होगी तभी सामने वाला भी उस चीज को समझ पाएगा, वो माइंडसेट समझ पाएगा आपका कि अच्छा इस बच्चे ने ऐसे ऐसे सोच के लिखा है। तो वो भी उसी जब वो निबंध पढ़ रहे होंगे तो वो भी उसी सिचुएशन में चले जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें मैं ही कर रहा हूँ, मैं भी इसी तरीके से ये चीजें कर रहा हूँ। तो वो आपकी मेंटलिटी समझ जाएंगे कि आप किस तरह से लिख रहे हो। तो विचारों की क्रमबद्धता सही होनी चाहिए। नेक्स्ट, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। अगर आपको लगता है कि मैं इस वाक्य में या इस लाइन में मैं लिख सकता हूँ या कोई वाक्य प्रयोग कर सकता हूँ या कोई मुहावरे लिख सकता हूँ, कोई लोकोक्ति लिख सकता हूँ, तो उसको आप अपने उस वाक्य में ऐड करके वो लिख सकते हो। इससे भी क्या होगा, आपका जो निबंध है वो अच्छा दिखेगा, एक क्वालिटी वाला दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है निबंध लिखते समय। अब बात करते हैं निबंध के कुछ कुछ टाइप्स, कुछ कुछ चीजें जो आपके लिए आ सकती हैं। सबसे पहले दे रखा है देशाटन से लाभ या फिर पर्यटन का महत्व। देशाटन भी आ सकता है, पर्यटन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर्यटन के लाभ आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई टॉपिक मिलता है तो वैसे तो आपको सब पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब आपको रूपरेखा जरूर मिलेगी। नहीं मिलती है तो खुद से बना लेना, लेकिन ऑलमोस्ट सभी पेपर्स, सभी बोर्ड्स में आपको रूपरेखा मिलती है। तो रूपरेखा मिलने से काम आसान हो जाएगा। हमें पता है कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें पहले लेना है, बस हमें उसमें कंटेंट ऐड करना है कि हमें लिखना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसी तरीके से जब आप नोटबुक लेंगे वहां पर आपको लिखना है, तो आप इस तरह से रूपरेखा डालकर 1 2 3 4 5 इस तरह से अपने जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी को लिख लेंगे और
डिटेल में उनको अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट आपको इस प्रस्तावना को लेते हुए अपना निबंध शुरू करना है। निबंध शुरू करने के लिए सबसे पहले आप जैसे प्रस्तावना लिखोगे तो इसको जैसे ही आपने प्रस्तावना लिखा 1 नंबर डाल के आप इससे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अंडरलाइन करके जिससे क्या हो जाएगा कि ये टॉपिक दूर से दिख जाएगा कि हाँ भाई प्रस्तावना है, अब इसके बारे में आगे बताया जा रहा है। तो प्रस्तावना में क्या लिखा है, शिक्षा के प्रसार ने लोगों में विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की जानकारी एकत्र करने की प्रबल इच्छा पैदा की है। पहली चीज, प्रस्तावना कैसे लिखना है, और सबसे पहले आप अपने पॉइंट को सोचो। तो जैसे ही आपके पास पॉइंट आएगा ना, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे इसमें करना क्या है, और उसको करने के लिए आपको क्या करना है, अपने पॉइंट्स को देखो और उस पॉइंट्स को देख के अपने माइंड में सोचो कि मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं प्रस्तावना में क्या लिखूंगा या लिखूंगी कि प्रस्तावना में ये लिखना पड़ेगा कि पर्यटन है क्या, ठीक है। अब पर्यटन, हम भारत के पर्यटन के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत के पर्यटन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे दे नहीं रखा है कि भारत के पर्यटन के लिए, लेकिन पर्यटन, हम तो भारतीय हैं तो हम भारत के संबंध में लिखेंगे। तो पर्यटन के लिए क्या है कि भी पर्यटन जो है किया जाता है, किस लिए किया जाता है, वो सारी चीजें आप अपने प्रस्तावना में ऐड करोगे। नेक्स्ट है पर्यटन के लाभ। तो पर्यटन से क्या लाभ होंगे, तो अपने ही सोच में सोचो कि क्या क्या हो सकता है। अभी पर्यटन होगा, लोग आएंगे तो पैसा बढ़ेगा, है ना, पैसा बढ़ेगा, हमारे या ना आसपास का जो शहर है वो अच्छा लगेगा, उसको हमारी जो सरकार है उसको अच्छे से बना के रखेगी, सारी सुख सुविधाएं देगी। जो पर्यटक आते हैं उनके लिए अगर वो आ जाते हैं तो हमारे रोजगार में भी सहायता मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। और अगर पर्यटन होता है तो हमको क्या होता है, हमको नॉलेज बढ़ती है। हम घूमते तो हमको घूमने से नॉलेज बढ़ती है ना। जो बच्चा घर में बैठा हो वो कैसा होगा, थोड़ा भोंदू सा होता है। जो बच्चा बाहर निकला हुआ होता है उसको दुनियादारी की समझ ज़्यादा होती है। हमारे घर वाले बोलते हैं ना कि बाहर निकलो, दुनियादारी की समझ तभी पता चलेगी। तो क्या है, बाहर जाना भी एक हमारे लिए पर्यटन जैसा ही है, ठीक है। तो पर्यटन से क्या होता है, हम अपनी हमारे विचार जो होते हैं वो और ज़्यादा क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। हमको समझ में आते हैं कि अच्छा दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सही समझने की हमको अनुभव मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है अनुभव मिलता है। तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। रोजगार का साधन, तो रोजगार का साधन भी है भाई। देखो जो बाहर से विदेशी पर्यटक आएंगे वो क्या करके लेके आते हैं, विदेशी करेंसी जो होती है वो आती है, उससे हमारा जो कोष है वो भी बढ़ता है। और जो हमारे देश के जो पर्यटक आते हैं उनसे भी हमारी क्या होती है, आमदनी होती है। उस आमदनी से हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता है, हम जो सुख सुविधाएं हैं उनको अच्छे से ले पाते हैं, और हमारे पास पैसा आएगा तो हम भी दूसरी जगह पर्यटन करने जाएंगे। तो ये रोटेशन चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में सोचते जाओगे कि मुझे ये चीज़ें ऐड करनी है। नेक्स्ट है भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई आंकड़े पता है तो आप लिख सकते हो, और अगर नहीं पता है, जैसे मैंने यहाँ पे आंकड़े लिखे हैं, कुछ एक चीज बताई है, लेकिन अगर मान लो आपको वो प्रोत्साहन में नहीं समझ में आ रहा, उस टाइम नहीं पता, हमको आंकड़े नहीं पता है, तो हमको क्या करना है उसके बारे में देखो कि भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन, तो पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हमको अच्छे से पता है कि हमें जो हमारे ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जो स्मारक हैं, उनको मेंटेन करके रखना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम सही से बनवा के रखना चाहिए। वहाँ के लिए हमको टिकट रखना चाहिए जिससे क्या हो, आमदनी होगी, और जो रेलवे व्यवस्था है उसको अच्छे से बना के रखना चाहिए ताकि यात्री जो हैं उनके आवागमन में उनको सुविधाएं मिले। तो ये सारी चीजें आप प्रोत्साहन में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है उपसंहार। इसमें क्या लिखोगे, जितने भी चीजें हमने डिस्कस की हैं उन सभी को हमको सारांश के तौर पर लिखना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना में क्या लिखना है। प्रस्तावना, शिक्षा के प्रसार ने लोगों में विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां की जानकारी एकत्र करने की प्रबल इच्छा पैदा की है। इसका कारण नए अनुभव और ज्ञान है। साथ ही हवाई परिवहन में प्रगति और पर्यटक सुविधाओं में विकास ने भी सीमाओं से बाहर निकलकर विचरण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। भाई देखो, पहले घूमने फिरने का इतना नहीं था, लेकिन आजकल है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो गया है, हमारे पास इंटरनेट है, हमको काफ़ी जगहों के बारे में पता है। पहले हम होता था क्या, बर्थडे यहीं पे मना लेते, लेकिन आजकल लोग बर्थडे मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, ये हमारे अंदर पहले शिक्षा आई। शिक्षा के थ्रू हमने क्या किया, हमको बुक्स से, इन सब चीज़ों से हमें नई नई जगहों का पता चला। जब नई नई जगहों का पता चला तो हमने सोचा कि अरे यार यहाँ पे जाके देखना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, तभी समझ में आएगा। तो प्रस्तावना में आपको पॉइंट देखो कि करना क्या है। प्रस्तावना में आपको ये देखना है कि जो पॉइंट लिया गया है, जो टॉपिक लिया गया है, उस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। तो इसमें आप अपना विचार लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि पढ़ाई में, शिक्षा के प्रसार से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, ठीक है।
अब विशेष रूप से दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास व रोजगार सृजन के तंत्र के रूप में पर्यटन के महत्व को विश्व भर में पहचान मिली है। पहले क्या होता था, छोटे छोटे गांवों में लोग जाना तक पसंद नहीं करते थे और उनको पता भी नहीं होता था कि अच्छा फला फला गांव में ऐसी ऐसी चीज है। लेकिन अब आप देखोगे छोटे छोटी जगहों पर भी क्या होने लगा है, लोग जाते हैं क्योंकि वहां की कोई ना कोई एक चीज स्पेशल होती है, कुछ अलग होता है और उस चीज को देखने के लिए लोग चले जाते हैं। तो अब क्या हो गया है, जो छोटे शहर हैं, छोटी जगह हैं, वहां पर भी लोग जाने लग गए हैं। वो सब चीजें किस वजह से हुई हैं, वो सभी चीजें जो हैं वो शिक्षा की वजह से हुई हैं, क्योंकि शिक्षा के थ्रू ही हम क्या करने लगे हैं, नई नई चीजों को पढ़ने लगे हैं। और वो नई नई चीजें जब पढ़ी है तो हमको क्या लगता है, अरे यार यहाँ पे जाके देखना चाहिए तभी मजा आएगा। नेक्स्ट है पर्यटन देशाटन से लाभ। अब पर्यटन भी आ सकता है, देशाटन भी आ सकता है, तो मैंने दोनों डाल दिए। पर्यटन के कई लाभ हैं। पर्यटन से न सिर्फ मनोरंजन होता है, सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि ये शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। एक तो हमको शिक्षा भी मिलती है और हमको अनुभव भी मिलते हैं। अब मान लो आप घूम के आ गए कहीं से, जब घूम के आ गए तो क्या होगा, आप घूम के आओगे तो 4 लोगों को बता पाओगे ना कि हाँ यहाँ से गए थे, इधर उधर गए थे। मान लो आप कभी, जैसे मैं अभी शिमला गई थी, तो शिमला गई थी तो क्या हुआ, अब हम शिमला से घूम के आ गए तो जो लोग जा रहे हैं वो हमसे पूछते हैं कि अच्छा आप शिमला कैसे गए, किस कहाँ से ट्रेन पकड़ी, फिर कहाँ गए, फिर कौन से होटल में रुके, फिर कितना खर्चा आया, फिर वहाँ से कैसे कैसे घूमे, किधर किधर गए, कितना कैसे कैसे सारी चीज़ें की। तो ये सारी चीज़ें कैसे आई, हम गए, हमने अनुभव लिया, वो अनुभव हमने दूसरों से शेयर किया, फिर वो लोग गए। तो ये क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। कहाँ एक व्यक्ति जो है वो खुद से सारी चीज़ें करे, फिर जाके आए, फिर उसको लगे अरे मज़ा ही नहीं आया, उस तरीके से जाता तो कम पैसा लग जाता, उस वाले होटल में रहता तो ज़्यादा सुविधा मिलती। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, अनुभव से आती हैं। तो पहली चीज़ अनुभव मिलता है और शिक्षा भी मिलती है, अच्छा साधन है। इसलिए स्कूल कॉलेज में हर वर्ष छात्रों को पर्यटन के लिए किसी न किसी स्थान पर ले जाया जाता है। हमको क्यों लेके जाते हैं, हमको टूर पे ले जाते हैं ना, वो किस लिए ले जाते हैं, एजुकेशनल टूर हो चाहे कैसा भी टूर हो, हमको घुमाने ले जाते हैं। तो सिर्फ घुमाना ही पर्पस नहीं होता है, मनोरंजन ही नहीं होता है, हमको थोड़ी सी जानकारी भी मिलती है, हमको पता चलता है कि कैसे कैसे हमको आगे लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, कौन सी जगह है, लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, किस तरह से सारी चीज़ें करनी। छोटे छोटे बच्चों को पिकनिक लेके जाते हैं, तो उनको पिकनिक लेके जाने का क्या मतलब होता है, उनके लिए मनोरंजन तो है ही, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ क्या है, बच्चा खुद से कैसे बस से उतर रहा है, कैसे खुद से खा रहा है, एक अलग माहौल में कैसे बैठा है, बाकी की क्लास के बच्चों से कैसे बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में हो जाती हैं, पर्यटन में हमको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पर्यटन से व्यक्ति में नव जीवन का संचार होता है। बिल्कुल, किसी का मूड ऑफ होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, क्या बोलते हैं डॉक्टर, कहते हैं ना जाओ थोड़ा घूम फिर के आओ, हवा पानी बदल के आओ। तो इससे क्या होता है, नए जीवन का संचार भी होता है, यानी आपके जो पहले की जो जिंदगी है उससे जस्ट थोड़ा सा चेंज आ जाता है, आपके अंदर थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं, आप कुछ चीज़ों को नए तरीके से सोचने लग जाते हो। ये चीज़ हम पर्यटन मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर घूमने जाओ, आप घर में भी रहते हो, अगर कहीं बाहर चले जाते हो, घर पे बैठे हो, बोर हो रहे हो, किसी चीज़ से परेशान हो, बाहर जाके आते हो तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमारा सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पर्यटन ही है। इसलिए लोग वर्ष में एक बार पर्यटन के लिए अवश्य समय निकालते हैं। कई लोग होते हैं जो थोड़े थोड़े महीनों में चले जाते हैं घूमने, लेकिन कुछ लोग होते हैं समर वेकेशंस में जाते हैं, जैसे अभी काफ़ी लोग जाते हैं समर वेकेशंस में। तो वो क्यों, क्योंकि वो साल में एक बार सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जाना ही है। ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन की स्थिति में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल, जितनी भी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। जलियांवाला बाग के बारे में आप बहुत पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, बुक में कितना ही पढ़ लो, लेकिन उस चीज़ का रियल फील आपको तभी आएगा जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ वो सारी चीज़ें देखोगे, वो बुक में जो फोटो आपको दिख रही है वैसी रियल जाके आप देखोगे तो वो ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे, ना कि बुक से। तो बुक में पढ़ा वो शिक्षा हुई, उस शिक्षा के द्वारा आप फिर गए उस जगह पर, वहाँ से आपने क्या लिए, अनुभव लिए। तो ये चीज़ें सारी पर्यटन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पर्यटन में ये सारे लाभ मिलते हैं, तो आप अनुभव भी करते हो, आपको शिक्षा भी होती है, आपको ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पता चलता है, आपको अपने देश के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो जिन बातों का अनुभव हम ताजमहल और कुतुब मीनार को देखकर कर सकते हैं, उसे किसी भी किताब के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल, आप ताजमहल जाके देखोगे तो वहाँ की चीज़ों को फील करोगे, कुतुब मीनार जाके देखोगे तो फील करोगे, लोटस टेम्पल जाके देखोगे तो फील करोगे। किताब से कितना ही पढ़ लो आप उसको वैसा फील नहीं कर पाओगे। आपके क्लास में कोई बच्चा बैठा है, वो बोल रहा है मैंने तो देख के आया हूँ ताजमहल, तो आपको लगेगा यार ताजमहल मेरे को भी देखना चाहिए था। तो ताजमहल जो देख के आया है वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, उसको काफ़ी चीज़ें पता होंगी कि अच्छा हाँ इसमें ये चीज़ें भी होती हैं। वो बुक के अलावा आपको बता देगा, अरे ताजमहल पता है ये भी है, ये बुक में जो ये लिखा हुआ है ना ऐसा नहीं, उधर ऐसा है।
तो ये चीज़ें क्या हैं, आप सारी चीज़ें पता कर पाते हो, आपको लाभ मिलता है, आपको नॉलेज होती है। तो इसीलिए ये पर्यटन के लाभ हैं। तो पर्यटन के लाभ, शिक्षा का प्रसार होता है, अनुभव होता है, आपको अपने देश के बारे में पता चलता है, आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी नई चीज़ को अपने जीवन में ला पाते हो। मतलब कोई चीज़ आपके पहले कोई चीज़ आप नहीं सोच पाते थे, उन चीज़ों को आप सोच पाते हो। पर्यटन में जब आप जाते हो तो किसी अनजान व्यक्ति से भी अगर आप बात करते हो तो वहाँ से भी आपको अनुभव मिलता है। ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ से भी हमको अनुभव मिलता है। तो ये बाकी सारी चीज़ें खींचने वाली हो गई। आपको मेन पॉइंट लिखने हैं। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें पर्यटन में होती हैं, यानी सोचने के लिए। लेकिन लिखते समय आपको सेलेक्टेड चीज़ें लिखनी है जिससे आपका पर्यटन वाला टॉपिक है वो चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं और ही, क्योंकि विस्तार तो कितना ही कर लो, तो हमको मेन पॉइंट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है रोजगार का साधन। बिल्कुल रोजगार का साधन है ही। अगर पर्यटक हमारे यहाँ आएंगे तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर पुष्कर है, अगर पुष्कर से टूरिज्म हटा दें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग पुष्कर कोई क्या घूमेंगे, वो पुष्कर को घूमते ही नहीं इतना। तो पुष्कर क्या है भाई, वहाँ पे पर्यटक आएंगे तो ही होगा। तो वहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं वो सारे के सारे पर्यटकों से ही चलती है। पर्यटक आते हैं, फॉरेनर्स वहाँ पर आते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ के रेट भी फिर उसके अकॉर्डिंग होते हैं। वहाँ के लोग जो हैं, वो पंडित जो हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं पूजा वूजा करते हैं। वहाँ के लोग अगर रहने वाले, पुष्कर के जो वहीं के रहने वाले जो लोकल लोग होंगे, वो थोड़ी रोज़ जाके घाट पे पूजा करेंगे, नहीं करेंगे। जो बाहर से लोग आएंगे वही आके पूजा करेंगे। तो इसीलिए ये पहली चीज़ तो क्या है, रोजगार उपलब्ध कराती है, रोजगार देती है, आमदनी होती है, हमारा जो रहन सहन है वो अच्छा होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। रोजगार का साधन, आधुनिक समय में पर्यटन का एक और लाभ ये भी है कि ये रोजगार का अच्छा साधन बन चुका है। भारत में भी ये एक बड़े सेवा उद्योग का रूप ले चुका है। भारत में हर वर्ष 50 लाख से भी अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं तथा 50 लाख से अधिक घरेलू पर्यटक भी आते हैं। घरेलू पर्यटक मतलब कि भारत के ही जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको अगर ये आंकड़े पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हो कि भारत में हर वर्ष काफी पर्यटक, या फिर लिख सकते हो अधिकांश मात्रा में विदेशी पर्यटक आते हैं और साथ ही साथ यहाँ घरेलू पर्यटकों का भी आवागमन रहता है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो भी ठीक है। अगर आपको आंकड़े नहीं पता है तो आप उसको अवॉइड करके अपनी लैंग्वेज को सिंपल तरीके से लिखो, गलत नहीं लिखना है ना। पर्यटन के दृष्टिकोण से पहाड़ी क्षेत्र, समुद्री तट और काफी जंगल जो हैं आदि महत्वपूर्ण है और आनंददायक होते हैं। सबसे ज़्यादा हम कहाँ जाना पसंद करते हैं कि जंगल वंगल होते हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद पहाड़ी इलाकों पे चले जाते हैं, समुद्री तटों पे चले जाते हैं, जहाँ पे जैसे बीच पे चले जाते हैं, गोवा हुआ, मुंबई चले जाते हैं, या फिर पहाड़ी यानी हिमाचल साइड चले जाते हैं, या फिर आप किसी जंगल वंगल में जैसे जिम कॉर्बेट या और कोई जितने भी हैं उन जगह पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम करना शुरू कर देते हैं। तो अब रोजगार का साधन ये सारी ऐड कर देगा कि भी कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर उससे रिलेटेड अगर आप चाहो तो उसमें पॉइंट डाल सकते हो कि जंगल के विविध प्राणियों को देखने का रोमांच बहुत अलग ही होता है। और अगर पहाड़ियों पे चले जाएं तो वहाँ के मौसम की, पहाड़ियों की, वहाँ सारी चीज़ों को हम वहाँ जाके ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे बजाय कि हम जहाँ बैठे हैं। तो गर्मियाँ होती है तो लोग कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं। अभी कितने लोग ट्रेंडिंग में है कि सब लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाने का मतलब क्या है कि यहाँ गर्मी है, पहाड़ों पे जाओ, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे, वेदर भी चेंज हो जाएगा। और वहाँ जाने पर क्या होगा, जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता है कि भाई गर्मी के टाइम में यहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे। उस टाइम पे वो क्या होता है, उनके लिए वो एक आमदनी का साधन होता है। उस टाइम पर वो अच्छे से सारी चीज़ें कमा लेते हैं, जिससे क्या होता है आगे के आने वाले टाइम में जब वहाँ पे मंदी होती है, जब वहाँ पे टूरिज्म नहीं होता है, तो उस समय वो उन अपने जो बचे हुए पैसे हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो ये रोजगार का साधन है और यहाँ पर ये लोगों को सहायता करता है। तो पर्यटन करने से क्या होता है, रोजगार भी मिलता है। अब वहाँ पे जाके क्या होता है, जैसे मान लो कई जगह पर ऐसा होता है कि जैसे मान लो शिमला की बात करती हूँ, मैं शिमला में घूम के आई तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो जब है ना शिमला में जाते हैं तो शिमला में पता है कि भाई गर्मी के टाइम में वहाँ लोग ज़्यादा आते हैं और जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है तब भी लोग आते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शिमला के आसपास की कहीं जगह पे रहते होंगे, वो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए आ जाते हैं काम धंधा करने के लिए, ताकि क्या हो कि वहाँ पे जो टूरिज्म आएगा वहाँ से हमको पैसा मिलेगा, वो पैसा इकट्ठा करके वो फिर वापस अपने गाँव चले जाते हैं।
तो ये क्या है, रोजगार का साधन है। फिर वो उस पैसों को बाकी पूरे टाइम चलाते हैं, फिर जैसे ही सीजन आता है फिर से वो सारी चीजें करते हैं। तो ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। तो आप ये भी एक दो लाइनें इसमें ऐड कर सकते हो। तो देखो, सोचना है, सोच के लिखना है, वो सारी चीजें आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको थॉट्स बता सकती हूँ कि आप इसमें ये चीजें लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन के लिए क्या है, लोगों में पर्यटन के प्रति रुझान के कारण ही पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया अभियान को शुरू किया था। इसके अंतर्गत अतुल्य भारत संबंधी विज्ञापन जनसंचार के माध्यमों में प्रकाशित और प्रचारित किया जाता है। इसमें भारतीय पर्यटन की विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। एक मैगजीन, एक अभियान जो है वहां उसमें बताया गया था कि भाई इनक्रेडिबल इंडिया, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब ये मान लो ये आ जाता है, ये पढ़ते हैं, तो पढ़ते क्या होगा, लोगों के अंदर रुझान होगा कि अरे हमें इस जगह जाना है, हमें इस जगह जाके घूमना है। ये आपको मान लो नहीं पता है, ये तो चलो दे लिया, आंकड़े पता थे या कोई हमको सटीक इन्फॉर्मेशन थी, हमने डाल दी। मान लो अगर आपको यहाँ पर सिर्फ ये टॉपिक दिया जाता है भारत में पर्यटन या देशाटन को प्रोत्साहन, और अब आपको एग्जाम में इसके बारे में लिखना है, तो क्या करोगे, क्या लिखोगे। प्रोत्साहन में आप सारा प्रोत्साहन से रिलेटेड लिख दो कि भाई जो है हमें रेल की जो रेल यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए, बस की सुविधाएं रखनी चाहिए, जो पर्यटक आते हैं उनके साथ हमको नैतिकता का व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ सभ्य व्यवहार करना चाहिए, अश्लील बातों को नहीं बोलना चाहिए, जो असभ्य शब्द होते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए क्या रखना चाहिए, सुविधाएं रखनी चाहिए, जगह जगह पर बोर्ड्स लगाए जाने चाहिए कि यहाँ पर गंदगी नहीं करनी है, और लोगों को हमारे देश में आने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और उसके लिए हमें हमारे जो ऐतिहासिक भवन जो हैं उनको अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, उनकी व्यवस्था रखनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी सफाई रखनी चाहिए, सड़कों को सही रखना चाहिए, क्योंकि सड़क सही होगी तभी तो लोग आएंगे घूमने, नहीं तो बोलेंगे यहाँ की तो सड़कें बेकार हैं। जगह जगह पर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोत्साहन में डाल सकते हो अगर मान लो आपको इस तरह से नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आता है आपका उपसंहार। उससे पहले एक चीज है, विश्व भर में इस प्रचार अभियान ने भारत के एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में दर्शाया जिसे लोग, कला प्रेमियों, संस्कृति प्रेमियों, फिल्म प्रेमियों और रोमांच की तलाश में निकले पर्यटकों की खास सी दिलचस्पी हुई। जो ये जो अभियान बताया गया था, इस अभियान से क्या हुआ, लोगों को पता चलने लगा कि अच्छा भारत में ये चीजें हैं, अच्छा भारत में ये भी घूमने की चीज है। तो उससे क्या हुआ, जानकारी मिली। ठीक है, तो आपकी बुक में भी काफी ऐसी जगह होंगी जहां जिसके बारे में आपको बताया गया होगा। तो वो अगर जगह बताई गई तो आपके मन में एक ना एक बार आता है कि यार घूम के आना चाहिए, यहाँ पर कभी मौका मिलेगा तो घूमने जरूर जाएंगे। तो यही चीजें आपको कहाँ से मिलती है, आपकी शिक्षा से मिलती है, और उन शिक्षा के माध्यम से आप उन चीजों को करते हो। ऐसे ही ये जो अभियान है इसके थ्रू जो है बाकी के लोगों को इस किसके बारे में, पर्यटन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, उपसंहार। उपसंहार में आप क्या लिखोगे, सारा कंक्लूजन निकाल दो कि भाई क्या है ये। वास्तव में भारत मनमोहन दृश्यों, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, शानदार शहरों, सुनहरे तटों, धुंध वाले पर्वतों, रंग बिरंगे लोगों मतलब कि भिन्न भिन्न टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे, समृद्ध संस्कृति और त्योहारों का देश है। ये विदेशी यात्रियों के लिए लोकप्रिय गंतव्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी पहचान बना रहा है। आते ना यहाँ पे लोग। अपनी ऐतिहासिक धरोहर और परंपरागत आध्यात्मिकता के कारण भारत प्राचीन काल से ही विश्व भर के उत्साही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिए जाने के बाद भारत में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आप इसके आगे और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पर्यटन के नए नए अवसर लोगों को देने हैं, और उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना है ताकि क्या हो, लोग यहाँ पर आए और हमारी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने उपसंहार को एंड कर सकते हो। तो उपसंहार में हमने क्या देखा है कि लास्ट में हम क्या बता रहे हैं कि भाई ये चीजें होती हैं, और इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको लोगों को यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहित करना है, हमें ये सारी चीजें करनी है। ओके, तो ये उपसंहार में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है कोविड से सुरक्षा। ये आया हुआ भी है, तो कोविड से सुरक्षा ये मॉडल पेपर में भी आया था, तो उस मॉडल पेपर से ही हमने ये लिया है। कोविड, सबसे पहले हमको सबको पता है कि कोविड क्या है, सब लोग देख चुके हैं, सब लोग इस चीज से गुजर चुके हैं। आपको अगर पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं मिलते तो यही लिखेंगे कि कोविड क्या है, फिर कोविड के लक्षण क्या है, आप ये लिख सकते हो, फिर उससे क्या क्या हानियां होती हैं वो लिख सकते हो, फिर उससे
बचा कैसे जाए उसके बारे में लिख सकते हो। लास्ट में आप उपसंहार लिख सकते हो अगर पॉइंट नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उसके आधार पर ही आपको लिखना होता है। तो आपको अगर रूपरेखा मिली हुई होती है और उसी के आधार पर अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले दे रखा है कोविड क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमको लिखना है। फिर सुरक्षा के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं आपको वो लिखने हैं। लापरवाही का नतीजा, लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है, कैसे लापरवाही कर सकते हैं हम और उसका नतीजा क्या हो सकता है वो आपको बताना है। उपसंहार में लास्ट में आपको बताना है कि हमें क्या क्या करना है, सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए उनका पालन करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, जरूरी हो तो ही निकलना है, ये सारी चीजें आप उपसंहार में लिखते हो। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले दे रखा है रूपरेखा कोविड क्या है, ठीक है। तो रूपरेखा में कोविड क्या है, सबसे पहले आप 1 नंबर डालोगे कि कोविड क्या है। तो कोविड कोरोना वायरस ये एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। सबसे पहले आप यही बताओगे कोविड होता क्या है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। यही कारण है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। आपने क्या किया, कोविड के बारे में बताया है, यहाँ वहाँ का हमने ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। हम चाहते तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देते कि टीका करना ये वो, इसके लिए ये चीज़ें बनाई गई है और लोगों को बाहर नहीं निकलने देना, लेकिन हमको ये सारी चीज़ें, हमको सिर्फ और सिर्फ कोविड के बारे में बताना कि कोविड है क्या, ठीक है, तो वो हमने बता दिया। नेक्स्ट सुरक्षा के उपाय। तो उपाय, अब आप सोचो कि अगर आप उपाय है तो बहुत सारे उपाय हैं, हमने सबने वो सारे उपाय किए हैं। अगर आप उसको एक इस तरह से पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो इतना निखर के नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हम उसको पॉइंट्स में बना के लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा एग्जामिनर को बहुत ईजी रहेगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ें होती है। जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रदूषण के कारण में आप अगर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी चीजें जो है एक साथ ही लिखते जाओगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। बजाय कि हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण के कारण, तो पहला लिख देंगे भाई वायु प्रदूषण के कारण, फिर जल प्रदूषण के कारण, इस तरह से ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को देखेगा अच्छा से पॉइंट डाले, ओके 1 2 3, अच्छा ठीक है, ऐसे पॉइंट्स देख के वो जल्दी से कर लेंगे। और आप इस तरह से इसको अंतरे में लिखोगे, पैराग्राफ में लिखोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब सामने वाला उसको बैठ के एक एक को पढ़ेगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट्स में वो जल्दी जल्दी पढ़ लेगा। तो वो सारे सुरक्षा के उपाय हमने सबने किए हैं, तो इसको आप इजीली आराम से लिख सकते हो। क्या है कि भाई कोरोना से बचाव के लिए क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी वही है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। दूसरा, हाथों को बार बार धोना और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मास्क का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की आदत बनाएं। बिल्कुल हाथ नहीं मिलाना होता था, नमस्ते करना होता था, सब जगह पर ऐसे पोस्टर भी बने हुए थे। घर में लाई गई किसी भी चीज को पहले सैनिटाइज करें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। मोबाइल में लैपटॉप को भी समय समय पर साफ करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, चेहरे और आंखों पर हाथों से टच नहीं करना है, मतलब चेहरे पे आप बार बार टच नहीं करोगे। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें, ठीक है, और इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंकें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे तभी हम उस चीज से लड़ पाएंगे। तो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने डाइट में पकी हुई चीजों को यूज करना है और दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाला दूध जो है वो आपको पीना है, क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। अब आपको उस टाइम पे ये पॉइंट्स याद आते हैं तो ठीक है, जितने याद आते हैं आप उतने लिख दीजिएगा। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें, गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। ये भी लिख सकते हो कि भाई सुबह उठ के काढ़ा पिए, काढ़ा चला था ना बहुत ज़्यादा, सब लोग काढ़ा वाढ़ा पीते थे, तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो। छींकते समय आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और इस तरह से छींकना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो लिखने में तो लिख सकते हो, अदरवाइज सिर्फ आप लिख सकते हो कि रुमाल का यूज़ करना चाहिए, फिर उसके तुरंत बाद अपने हाथों को धो लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे, सुरक्षा के उपाय हैं। नेक्स्ट आता है लापरवाही का नतीजा। अगर लापरवाही हो जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ठीक से सोच के लिखना पड़ेगा। आप इसमें ऐसा मत लिख देना कि अगर लापरवाही हो जाएगी तो फिर हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको लापरवाही का नतीजा बताना है, वो सही तरीके से बताना है। आपको ऐसे नहीं बताना है कि कोविड, अब लिखते लिखते क्या होता है हम एक फ्लो में चले जाते हैं और फिर क्या लिख देते हैं कि कोविड में हमको ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, नतीजा बोला है कि नतीजा क्या होगा, तो पॉइंट को समझो, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आपने नतीजा देखा और आप अंदर लिख रहे हो कि कोविड में हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। नतीजे में आपको नतीजा ही लिखना है, लापरवाही का नतीजा। कोविड में लापरवाही के कारण हम खुद तो संक्रमित हो ही जाएंगे,
साथ ही साथ अपने परिवार को भी संक्रमित कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस में पहले क्या आता है, बुखार आता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। कोविड के लक्षण कुछ दिनों के बाद दिखाई देते हैं, है ना, कुछ दिनों बाद दिखाई देते हैं और हम तब तक कोई सावधानी नहीं बरतते, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है। काफी लोगों को कोरोना कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ कि उनको लगता था नॉर्मल खांसी है और कई बार तो पता भी नहीं चलता था कि इस बंदे के में कोविड के वाले लक्षण है। तो ये चीजें हमको पता नहीं चलती हैं और हम अपने साथ साथ क्या करते थे, अपने आसपास के लोगों को भी क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो ये लापरवाही है उससे हमको बचना है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और जरूरी होने पर ही घर से निकलना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आप कोविड पॉजिटिव हो और आपको पता नहीं है, अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं, बहुत जरूरी होगा तब निकलोगे, तो आप बाकी लोगों को भी संक्रमित नहीं करोगे। तो अगर आप जितना हो सके उसे अवॉइड करो, बाहर निकलना अवॉइड करो, जरूरी हो तो ही निकलो और निकलो तो मास्क पहन के निकलो, ताकि अगर आप खुद कोविड हैं पॉजिटिव तो अपनी सांसों से जो निकलते हैं कीटाणु, उससे आप किसी और को पॉजिटिव नहीं करोगे। तो अगर आप निकल रहे हो तो सावधानी के साथ निकलो, तो वो क्या होगा, उससे आप लापरवाही जो हो रही है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये हो गया लापरवाही का नतीजा। लास्ट आता है उपसंहार, उसमें हमें क्या लिखना है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ता, ये लाइन भी आती है ना, शोधकर्ता इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पा सकें। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि हम देश को रोग मुक्त कर सकें। अब आप इसमें अपना वैक्सीनेशन वाला पॉइंट भी डाल सकते हैं कि इसके लिए वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं और सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, जिससे इस रोग से हम मुक्ति पा सकें। और टाइम टू टाइम हर जगह पर इसके लिए कैंप लगाए जाने चाहिए, जिससे लोग को जल्दी से जल्दी लोगों को ये क्या मिल सके, टीकाकरण जो है उनका हो सके। तो ये सारी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, किसमें, उपसंहार में, क्योंकि लास्ट में आप क्या निकाल रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो ये आप उपसंहार में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने निबंध लिखना सीखा। निबंध में कौन कौन सी चीजें हम लिख सकते हैं और कौन सी चीजें जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताई थी और उस टाइम आपको नहीं आती हैं, तो उस टाइम आप क्या लिखें वो भी मैंने आपको बताया। और निबंध में किस तरह से क्या क्या चीजें लिखनी है उस पर डिस्कस किया। आई होप आपको आज की क्लास पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बस एक दो पॉइंट्स और हैं, उसके बाद हम अपनी क्या स्टार्ट कर देंगे, लिटरेचर पार्ट स्टार्ट कर देंगे और सबसे पहले हम हिंदी गद्य साहित्य को समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जिससे आपको जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं आप उसे आराम से कर भी पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, आपको ये भी समझना होगा कि हिंदी कैसे आई, फिर क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हुई, कौन कौन थे उसमें, वो सारी चीज़ें हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।